आपकी अदालत आपका फैसला में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिरकार कभी हां कभी ना करते करते बन ही गई। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो स्थायी होगी। अब यह सरकार कब तक टिकेगी, कैसी चलेगी और पहले की सरकारों से कैसे अलग होगी, इस पर बहस करने के लिए आज आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी। तो शुरू करते हैं आज का मुकदमा। नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलाइज के साथ मिलकर सरकार बनाई है। आखिरकार सरकार तो बनी गई आपकी, लेकिन सवाल अब लोगों के दिमाग में ये है कि ये सरकार कैसी होगी और कब तक चलेगी। खास तौर से इसलिए क्योंकि आपने अपनी बेसिक आइडियोलॉजी, बेसिक इश्यूज को कॉम्प्रोमाइज किया है। देखिए, देश की जनता के मन में अब सवाल ये नहीं है कि सरकार कैसी होगी, क्योंकि सरकार बन चुकी। जहाँ तक आइडियोलॉजी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी में कोई समझौता नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में से एक भी चीज़ नहीं निकाली है। हिंदुस्तान की जनता ने हमको जितनी मात्रा में वोट दिए उतनी मात्रा में ही हम गुड डिलीवर कर सकते हैं। अगर हमको 2/3 बहुमत दिया होता तो हम धारा 370 को भी निकालने का निर्णय कर सकते थे। हिंदुस्तान की जनता ने हमको यही करने के लिए कहा हुआ है कि फिलहाल सबके साथ चल करके जो कॉमन चीज़ें हैं उतनी करवा लो। ये बात तो आप स्वीकार करेंगे कि जब आपका मन आपके एलाइज के साथ आपके बेसिक मुद्दों पे नहीं मिलता है तो जो क्वालिटी होगी इस अलायंस की। देखिए, जब राजनीति में पोलराइजेशन होता है वो एक अलग पहलू होता है, जिसमें किसी दलों का दूसरे दल के अंदर एसिमिलेट होना होता है। जब कोएलिशन होता है तब वैचारिक ध्रुवीकरण नहीं होता है। सब पार्टियां अलग अलग हैं क्योंकि सबके अपने अपने विचार हैं, वरना एक ही दल होता, क्यों अलग अलग दल होते। भारतीय जनता पार्टी ने एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उसकी जिम्मेवारी है कि हिंदुस्तान की जनता ने जो मैंडेट दिया है, स्थिर सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है और हमें लगता है कि हम हिंदुस्तान के आम आदमी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो मिनिमम बातें हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। आपकी सरकार अगर देखने में स्टेबल लगे भी, मतलब चल भी जाए, तब भी आपके ऊपर चारों तरफ से इतने थपेड़े पड़ेंगे कि आप लोग जो करना चाहते हैं अपने मन से वो नहीं कर पाएंगे। इतना तो स्वीकार करिए। मुझे नहीं लगता है हम वो सब करेंगे जिसको हमने नेशनल एजेंडा में कहा है, और हिंदुस्तान की जनता को हम करके दिखाएंगे और देश की जनता को भी आशा है, भरोसा भी है। ऑडियंस से आई थिंक एक सवाल पूछना चाहते हैं आप। मोदी जी, आपकी पार्टी के जो इशू थे मेन, वो आपने इस वक्त मजबूरी के अंदर ख़त्म कर दिए। काश अगर आप इलेक्शन से पहले इन तीनों को ख़त्म कर देते तो आपकी फुल मेजॉरिटी आ जाती। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों का उपयोग वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं करती है। हमारे लिए जो सिद्धांत है वो सिद्धांतों को हम आज नहीं तो कल, कभी न कभी हिंदुस्तान की जनता की इच्छा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उपयोग में लाने वाले हैं। फिलहाल हमारे सामने जनता ने जो मैंडेट दिया है वो मैंडेट इस प्रकार का है कि हमको और लोगों को साथ लेना है। मोदी जी, आपने हरियाणा को संभाल रखा था, लेकिन इन चुनाव में आपकी पार्टी क्यों पिछड़ गई? सिर्फ एक ही सीट मिली। वहाँ जो शराबबंदी का एक प्रयोग किया गया, जनता में से जिस प्रकार का एक सामाजिक जागरण का काम होना चाहिए, उससे पहले ये होने के कारण जनता के मन में एक अविश्वास सा भी पैदा हुआ कि भाई ये शराबबंदी के कारण कुछ ज़्यादती हो रही हैं, पुलिस का कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है, उसके कारण जनता की नाराज़गी होना स्वाभाविक था। तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर था जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा है। जसवंत सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे थे, सारे अखबारों की हेडलाइन थी, और शायद अटल जी का शायद ये फैसला भी रहा होगा, लेकिन आरएसएस ने ऐन वक्त पे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो खुद चुनाव हार गए हैं, इसलिए उनको बनाना ठीक नहीं होगा। और आरएसएस की चली, अटल जी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नहीं चली। ये सरासर झूठ है। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय भारतीय जनता पार्टी करती हैं। आज तक कभी भी आरएसएस ने किसी भी विषय में कभी भी दखल नहीं दी है, लेकिन कुछ लोगों को जब कुछ मिलता नहीं है तो इस प्रकार की बात करने के लिए कहीं ना कहीं आरएसएस को लाना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। होता क्या है कि मीडिया में स्पेकुलेशन शुरू होते हैं, फलाना ये बनेगा, ढिकना ये बनेगा, फलाना ये बनेगा, हेडलाइन बना देते हैं। जब बनता नहीं है तो उनको लगता है यार हमारा अखबार तो झूठा निकला, अब अखबार को सच निकालने के क्या कहना, तो ये कह देंगे फलाने के कारण नहीं बना। वैसे मोदी जी,
आप लोग ये झूठ क्यों बोलते हैं बीजेपी वाले कि आपके आरएसएस से कोई? हमने ऐसा नहीं कहा। हाँ, मैंने ये कहा कि आरएसएस कोई दखल नहीं देता है। लेकिन ये भी तो झूठ है। नहीं, ये सत्य है। और ये झूठ कहने का अधिकार आपको नहीं मिलता है इस प्रकार से। आप सबूत दीजिए। हाउ आर यू गोइंग टू से दिस? देखिए, आप ही के वीएचपी के एक लीडर ने, सीनियर लीडर ने ये खुद कहा कि गुरु गोलवलकर जी ने खुद अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि बीजेपी यानी कि तब जनसंघ भी उतनी ही करप्ट हो सकती है जितनी कांग्रेस पार्टी हो गई है। और फर्क कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, मतलब उस वक्त जनसंघ के अंदर, ये है कि हालांकि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी है, जनसंघ के पीछे एक उसको साफ करने के लिए गंगा का प्रवाह है जिसका नाम है आरएसएस। देखिए, अब तो आपके अंदर कमी होगी, आपकी टांग खींचने के लिए, आपको साफ करने के लिए, आपको हटा देने के लिए भी आरएसएस। मैं स्वयं आरएसएस का व्यक्ति हूं जी। मैंने गुरुजी की हर चीज पढ़ी है जी। लेकिन न मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है और न ही गुरुजी को जितना मैंने जाना है इस भाषा में वो बोलते थे। इसलिए कहीं से बनी बनाई ये तो स्टेटमेंट है, ऑन टेप स्टेटमेंट है, अखबार का स्टेटमेंट नहीं है, नहीं, मेरे द्वारा किया हुआ इसलिए इंटरव्यू है। और सीधी सीधी बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ बीजेपी नहीं, आरएसएस पूरे हिंदुस्तान में मूल्यों की प्रस्थापना के लिए कोशिश करने वाला एक आंदोलन है, एक संगठन है। बीजेपी के अंदर भी मूल्यों की संस्थापना हर जगह पे, जीवन के हर क्षेत्र में, सिर्फ बीजेपी नहीं, तो आप जीवन के हर क्षेत्र में। तो आप स्वीकार क्यों नहीं करते कि अगर आप यानी बीजेपी के लोगों से गलती होगी तो आपकी टांग खींचने के लिए, आपको सीधा करने के लिए टांग आरएसएस खींचने वाली परिभाषा है वो अयोग्य है। उनकी पूरी जो कल्पना है वो पूरे समाज जीवन के अंदर एक चरित्र निर्माण का उनका प्रयास है और उस चरित्र निर्माण के प्रयास से समाज जीवन में अच्छाइयों को उभारने की उनकी कोशिश है और उस कोशिश का लाभ बीजेपी को भी मिलेगा। मोदी जी, आप आज सत्ता में हैं, हो सकता है कल ना हो। आज सत्ताधारी होने के नाते, सरकार में होने के नाते आप क्या शपथ लीजिएगा कि जनता के हित के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण खुद क्या करेंगे? देखिए, हम सत्ता में न हो, कल भी न हो, ये सपने बहुत लोगों के हैं लेकिन पूरे नहीं हो रहे। जहाँ तक शपथ का सवाल है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में राजनेताओं की और राजनीतिक दलों की क्रेडिबिलिटी ये दांव पे है।